वैभव, इसका जवाब तो मैं तुम्हें इन पर्सन भी दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सारे बच्चों तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिल्मी लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें। और अब आते हैं वैभव के हर एक स्टेप बाय स्टेप सवाल के ऊपर। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं, 4 6 7 8 10 और 12। हाँ, सबसे पहला सवाल था कि फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। ये PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, SF6 में 12 है, IF7 में 14 है और हाइड्रोजन में 2 है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि ये कहानी 1900 के आसपास दी गई थी और ये बहुत पुरानी कहानी है। और इस कहानी के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसका जवाब दिया गया था। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो इसका सबसे नियरेस्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम, जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसीलिए हर एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके, शेयर करके हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। इसी तरह से ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड का बनना, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड का बनना, वो डिफाइन करता है कि कितने वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये ऑक्टेट की कहानी सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स तक ही वैलिड है। जैसे ही आप उसके आगे चले जाते हो, जैसे थर्ड पीरियड और बियॉन्ड, तब पता चलता है कि इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, या वैलेंस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। और इसी का बेहतरीन एग्जांपल है PCl5, IF7, SF6, इस तरह के मॉलिक्यूल। ये था सबसे पहला जवाब। अब बात करते हैं किसके लिए, कि ऑक्टेट रूल दिया ही क्यों था। तो दोस्तों, कुछ कंपाउंड जिंदगी में एग्जिस्ट करते थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्टेट थ्योरी दी गई। लेकिन हमारी ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे ऐसा नहीं है। कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अपने एंड से देते हैं, लेकिन हमारे एक्सप्लेनेशन से चीज एग्जिस्ट करेंगे ऐसा नहीं होता। राइट? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग्स मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। सवाल पूछा गया कि भाई डाल्टन ने अपनी कहानी क्यों दी, उसके बाद में फर्दर जो लोग आते रहे, थॉमसन मॉडल फेल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ, बोर्स मॉडल फेल हुआ, वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी मानी गई है। तो बच्चों, यही तो ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री की मिस्ट्री। क्योंकि ये मिस्टीरियस है, देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन सी बाय आवर नेकेड आईज। और जब देख नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रिज्यूम करना पड़ता है। बट सारी चीजों के एक्सपेरिमेंटल एविडेशन थे, और ये एविडेंस ही बताते हैं कि भाई क्यों डाल्टन के बाद में, देखिए डाल्टन ने अपनी कहानी दी। तो जो डाल्टन की कहानी आई थी 1800 के आसपास में, जहां लोग बाग मेनली सिविलाइजेशन ढूंढ रहे थे, कुछ लोग जो थे अदर कंट्रीज वहां पे राज करके बैठी थी, उनसे बचने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे समय में कोई पर्सन साइंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है और कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली चेंज हो चुका है। तो डाल्टन के बाद में थॉमसन में पहुंचना, थॉमसन के कुछ जो एक्सप्लेनेशन थे उस जमाने के गिवन एविडेंसेस के हिसाब से मैच करते थे, बट विद द कंटिन्यूटी ऑफ अनदर एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड की कहानी सच हो गई। और जैसे ही रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हम लोग पहुंचे बोहर की तरफ, तब हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता चला, जिसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, EMR। और फर्दर उसके बाद में जब यह पाया गया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिसकी अपन बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल, जिनको देखा तो जा नहीं सकता, जो एक्चुअल में भी इतने टाइनी होते हैं, ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करके उनकी प्रोबेबिलिटी पता करके पोजीशंस और उनके वेलोसिटीज को पता करना, दैट वाज अ टफ टास्क। वो प्रूव किया हाइजेनबर्ग ने एंड फॉलोड बाय श्रोडिंजर ने, और वहां से निकल के आया था वेव मैकेनिकल मॉडल। तो किसी की भी मेहनत जायदार बेकार नहीं जानी चाहिए भैया। डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड सब ने इक्वली मेहनत की थी। हाँ, विद द टाइम चीजें चेंज होती गई, इंप्रोवाइजेशंस आते गए, एंड नाउ वी आर अप टू द बेस्ट मॉडल विच वी कॉल इट वेव मैकेनिकल मॉडल। अगली बात करें भैया, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, नीचे गिरे। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार यहाँ। एप्पल डजंट फॉल इन केमिस्ट्री, क्योंकि एप्पल यहाँ पे है ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं,
आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। दोस्तों ये इतने छोटे साइज के होते हैं ना कि इनके ऊपर ग्रेविटेशन वर्क ही नहीं करता। ये इतने छोटे पार्टिकल हैं, दीज आर वेरी टाइनी इन साइज के हम लोगों के लिए इनविजिबल है, वी कांट सी। तो आप सोच के देखो, अगर मैं किसी बलून को नीचे गिराता हूं तो क्या वो नीचे गिरेगा? चलो एप्पल गिर गया, क्या बलून नीचे गिरता है? ना, वो ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्यों? एयर के प्रेशर की वजह से। एयर का ड्रैग फोर्स उसको ऊपर की तरफ क्लाइंब करवा रहा है। अच्छा, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लो एक छोटी चींटी का, उसको आप फोल्ड करो तो जितने स्पीडली पेन नीचे आएगा ड्रैग को चीरता हुआ, वो चींटी नहीं कर पाएगी। चींटी शायद हो सकता है लेट लिया है। या इसी तरह से एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट ले लो जो चींटी से भी लाखों टाइम गुना छोटा है। अरे एक चीज सोचो यार कि एयर के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज में है और एटम मॉलिक्यूल जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको फॉलो कराना चाहते हैं, वो और भी छोटे साइज के हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि वो नीचे आने में टाइम लेंगे, या कह सकते हैं कि ना भी आए, क्योंकि दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं अगली। मैथ से सीखो, कुछ सीखो। 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल। पर यहां इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम। नहीं, निकुंजियम। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3, आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहां हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। आर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बेटर देन केमिस्ट्री? देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि साइंस इज वास्ट। लेकिन आउट ऑफ दीज फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ के जैसे हम लोग IIT-JEE या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ के जैसे हम लोग नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, इन सभी चीजों में जो कॉमन बात है वो होती है अजम्पशंस। जैसे केमिस्ट्री में वी कांट सी एनी बॉडी, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं और प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से हम लोग एविडेंसेस देते हैं। फिजिक्स में वही चीज आप देख पाते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको गिराया मैंने, नीचे गिरा, लेकिन इसके एटम्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो बस यहीं पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो जाता है और बोला जाता है कि व्हाई आर सो मेनी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन दोस्तों, एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कि रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा हटके कोई चीज का एक्सप्लेनेशन होना, और वो चीज प्रैक्टिकली प्रूवन है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली देती है। लेकिन कुछ चीजें हमारे 11वीं 12वीं के सिलेबस में, कुछ चीजें हम लोगों को थोड़ा ग्रेजुएशन के टाइम सीखने को मिलती हैं, और कुछ चीजें तो पोस्ट ग्रेजुएशन समझ में आती है जब हम लोग उनकी रिसर्च के अंदर जाते हैं। तो बस चीजों का यही उलट फेर है। सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, एंड में बताऊंगा कि क्या इसमें सबसे खास बात है। तो दोस्तों, यहां पे फिजिक्स के अंदर भी जो सबसे बड़ा, हम लोग सबसे मोस्ट एफिशिएंट साइकिल जिसको बोलते हैं, सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन जिसको बोलते हैं, कार्नोट साइकिल, दैट डजंट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, और 100% एफिशिएंसी देने वाले इस पर्टिकुलर इंजन को भी हम लोग कार्नोट साइकिल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे assumptions इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे फ्रिक्शन इग्नोर कर दिया, हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, या फिर हम लोगों ने एयर का ड्रैग हटा दिया। तो बहुत सारी चीजों को हमें उलटफेर करने के बाद में ही सही जगह पे पहुंचना पड़ता है। अच्छा, हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं दैट इज कंप्लीटली केमिस्ट्री, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड अपॉन है, और न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर रेडियो एक्टिविटी जो होती है दैट इज अगेन वन थिंग दैट वी कैन नॉट सी। तो अगेन हमें प्रिज्यूम करना पड़ता है, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, मासेस को प्रेडिक्ट करके गेस करा जाता है कि ये अल्फा पार्टिकल होगा, बीटा होगा, डीके कौन सा रहा होगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और अब बात करते कि भैया कैसे केमिस्ट्री किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सभी तरह के नेचर होने चाहिए। उसे इक्वली इमोशनल होना चाहिए, उसे इक्वली एरोगेंट होना चाहिए, एक पर्सन को इक्वली हम लोग कहते हैं एम्पैथिकल होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी का मिक्सचर है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा मैथमेटिकल इंप्रूवमेंट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, नंबर ऑफ आयन, कैटायन, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आइडिया देती है कि कैसे किसी भी फैक्चुअल चीज को, फैक्चुअल एज इन जो आपको एक्सपेरिमेंटल और एविडेंटल जो डेटा है उसको लर्न कैसे करा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन आपको थोड़ा रोट लर्निंग सिखाती है। और तब बात करेंगे ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स बताती है, कुछ तौर तरीके सिखाती है, कुछ फिनोमिनन्स के बारे में बताती है। तो मेरा अल्टीमेटली मानना है कि केमिस्ट्री दुनिया का सबसे फ्रेंडली सब्जेक्ट है,
स्पेशली जितने भी लोग प्री यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेन और एडवांस के लिए कर रहे हो, सबके लिए मैंडेटरीली सब्जेक्ट जो है वो एक कौन सा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इतना फ्रेंडली है कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। केमिस्ट्री एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जेईई एडवांस 2024 ने मल्टीपल आंसर कोट किए एक ही क्वेश्चन के, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा मिस्ट्री है, एडवांस के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो ये था आज का सेशन, सारे के सारे प्रिपरेशन करने वाले नीट, जेईई मेंस, एडवांस सारे बच्चों को डेडिकेट करते हुए कि केमिस्ट्री से डरे नहीं, केमिस्ट्री से लड़ते रहे, केमिस्ट्री को दोस्त बना के चलें और केमिस्ट्री पे विजय पाए और अपने एग्जाम में विजय पाए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों, वैभव इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा या नहीं ये तो हम लोगों को शायद सीजन 3 में पता चल जाए, लेकिन हां, अगर आप लोग इस सपने को पाना चाहते हो तो हमारे इन टॉपर्स के अंदर ही हिस्सा बनिए, हमारे टीम अनअकैडमी का। यूज कीजिए द मोस्ट एलिजिबल, सबसे ज्यादा बेहतरीन कोड हमारा जो है CSA सर। लगाइए इस कोड को और एनरोल कीजिए अपनी सक्सेस की जर्नी में हमारे साथ में आज ही, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 जून। लास्ट डेट है 15 और उससे पहले एनरोल कर लीजिए। वी आर लॉन्चिंग सम न्यू बैच ऑफ IIT JEE 2026, यानी 11वीं वाले बच्चों के लिए नया बैच है, निम्बस प्लस बैच, जिसमें आपको देश के टॉप फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7499 में है और आज ही एनरोल कर लीजिए। बाय बाय।